हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं सुधीर सचदेव और दोस्तों आज फिर आपके सामने केस स्टडीज को लेकर आया हूं। हम अब अपनी क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत करेंगे और पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक। आप देख रहे हैं कि हर एक सेशन के अंदर मैं 5 केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया है कि केस स्टडीज को लिखना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। अब उससे पहले हमें कम से कम बहुत सारी केस स्टडीज का डिस्कशन कर लेना चाहिए। प्लान मेरा यह है कि कम से कम 50 केस स्टडीज मैं आपके साथ डिस्कस करूं। 50 केस स्टडीज के बीच में आपको मैं केस स्टडीज को पूरा का पूरा आंसर कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए भी कम से कम 3-4 सेशन आपके लिए मैं जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन अब आपको बता दूं, जो भी लोग सीए फाउंडेशन के अब एग्जाम देने वाले हैं भैया, उनके लिए स्पेशल प्राइस वीक आपके सामने हाजिर हो गया है। अनअकैडमी का हमारे स्पेशल प्राइस अब इसी वीक के लिए बिल्कुल आपके पास अवेलेबल है। 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक की ये डेट से दोस्तों, तो आने वाली 30 नवंबर तक आप इस स्पेशल प्राइस वीक का फायदा उठा सकते हैं। और ये है डिटेल्स उसकी। फाउंडेशन के प्लस सब्सक्रिप्शन को जो कि 24 महीने का है उस पर, और जो 12 महीने का उस पर आपको ये रेगुलर प्राइस जो भी है वो नहीं देना पड़ेगा, आपको ये स्पेशल प्राइस देना पड़ेगा, केवल और केवल स्पेशल प्राइस। और आपकी बचत जो हो रही है वो 4180 की और इधर 3040 की सेविंग होगी। सो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइकॉनिक की डिटेल मैंने कई बार आपको दी है, तो उसमें आपको वही प्राइस 46,000 का पड़ेगा, जिसमें 11,000 की आपकी बचत हुई है, 58,000 का लगभग ये अमाउंट था, और वो आपको 46,980 देने होंगे। ये भी आपका 24 महीने का पूरा प्लान है। एक 12 महीने का प्लान भी आपके पास, जिसमें आपको 28,350 देने पड़ेंगे, 6,650 की यहाँ पर बचत। और अगर आप और भी एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो भैया 10% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। बस आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना होगा। कोड है सुधीर10। 10% डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा, या फिर आप यूज कर लीजिए, इन दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, जो भी आपको यूज करना हो चल जाएगा, CA सुधीर। सो इनमें से कोई भी आप यूज करिए, आपको डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 12 महीने की बात भी करते हैं तो इस स्पेशल प्राइस वीक में 12,960 जो मिनिमम अमाउंट है, प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत कुछ मिल जाता है, 12,960 में से भी 10% यानी 1,296 रुपए आप माइनस कर लीजिए, और ये माइनस करने के बाद आपको पे करना पड़ेगा। और पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है भैया, इतने सारे एजुकेटर, अलग अलग सब्जेक्ट, अनलिमिटेड वॉच टाइम, लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सॉल्यूशन, तो और क्या चाहिए। मजा आएगा, आ जाइए फटाफट से। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 11 की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि ए ने बी को धमकी दी कि अगर वो उसे 2,000 रुपए नहीं देता तो भैया उसे वो शूट कर देगा। तो 2,000 रुपए लेंड करने की बात हो रही है, यानी वो उसे 2,000 रुपए का उधार दे, और बी डर गया, एग्रीमेंट हो गया। बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? जवाब है इसका नहीं, क्योंकि यहां पर पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं था। और अगर फ्री कंसेंट वहां पर ना हो, फ्री कंसेंट मिसिंग हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स, दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। तो जो यहां पर फ्री कंसेंट मिसिंग था, उसके मिसिंग होने के कारण जो ये ए ने धमकी दी बी को, तो बी क्या बन गई? एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी बन गई, और एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर ये वॉइडेबल होता है। इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बोलेंगे। दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लॉ की नजरों में इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी अगर ये प्रूव हो जाए कि ए ने वाकई धमकी देकर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए थे, राइट। सो अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है ए एग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर ₹100 और बी प्रॉमिस करता है टू पे ₹100 and it is the consideration for A's promise to sell his books. Is there a valid consideration? सवाल ये आता है कि यहाँ पर वैलिड कंसिडरेशन है। ए ने वादा किया कि वो अपनी बुक्स बेचेगा 100 रुपए में, और बी ने 100 रुपए देने का वादा कर लिया। तो बताइए क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन मौजूद है? बिल्कुल, ये वैलिड कंसिडरेशन है, और हम इसे पॉजिटिव कंसिडरेशन भी कहते हैं। पॉजिटिव कंसिडरेशन क्या होती है? It is a valid consideration. Yes, it is a valid consideration. It is given to do something. It is given to do something. तो यहां पर आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? और
उसके साथ साथ लिखेंगे इस कंसिडरेशन का टाइप और फिर बताएंगे ये एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। राइट आंसर है यस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लिखा गया है ए promises to drop prosecution instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken. Discuss the validity of the contract. My dear friends, वैसे तो कंसिडरेशन में ये भी होता है to do something and not to do something, यानी refrain from doing something, तो abstain from doing something, उसे भी हम वैलिड कंसिडरेशन बोलते हैं। बट देखते ही आपको लगेगा हाँ जी हाँ, अगर आप मेरे खिलाफ केस दायर नहीं करोगे तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर ऑब्जेक्टिव देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर जो केस है वो तो रॉबरी का था, और रॉबरी का केस जो है उसके अगेंस्ट दायर करना था। वो उस केस को अगर दायर ना करे तो ये क्या कहलाता है, सप्रेशन ऑफ अ क्राइम। तो ऐसे केस में कंसिडरेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। सो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों वैलिड नहीं है? बिकॉज यहां पर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, ये पर्पस भी अनलॉफुल है, और इन एडिशन टू दैट यहां पर सप्रेशन ऑफ क्राइम है। तो यहां पर कंसिडरेशन को वैलिड नहीं मानेंगे क्योंकि इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, इलीगल कंसिडरेशन के रूप में आ जाएगी। दैट इज व्हाई इट इज नॉट बिकमिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पर जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो भी इलीगल हो गया। तो हम यहां बोलेंगे क्या कि ऐसे एग्रीमेंट कहलाते क्या है जहां पर ऑब्जेक्टिव उनका लीगल ना हो, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। राइट, तो रॉबरी अगर ना होती, मान लो ये केस होता जिसमें एक व्यक्ति ने दूसरे के अगेंस्ट केस दायर किया और वो केस दायर कर सकता था मगर नहीं किया कि उसने अपना पैसा लेना था। ऐसा केस मैंने अपनी क्लासेस में कई बार बताया कि क्रेडिटर ने डेटर को पैसा दिया, डेटर पैसा देने से मना कर देता है। अब क्रेडिटर कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस दायर कर दूंगा अगर तुमने मेरा पैसा ना दिया। फिर डेटर उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज नहीं, मेरे खिलाफ केस दायर मत कीजिए 6 महीने तक, मैं आपको एडिशनल जो है जितना लोन का पैसा देना है वो तो दूंगा ही, इन एडिशन टू दैट आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। अब वहां पर भी क्या है, वहां पर भी प्रोसिक्यूशन ड्रॉप करने की बात की गई है, वो भी एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग है, बट दैट इज वैलिड, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो कंसिडरेशन भी वैलिड है क्योंकि वो टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग है जैसे यहां पर है, लेकिन वहां ऑब्जेक्टिव तो लीगल है, यहां पर ऑब्जेक्टिव लीगल नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। राइट, सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ गया, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kgs ऑफ कोकेन। बताइए क्या ये वैलिड होगा? बिल्कुल भी नहीं। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के कारण, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं माना जाएगा। दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं भैया, दिस इज इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट क्यों है? इलीगल एग्रीमेंट इसलिए बनेगा क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो यहां पर इलीगल है। ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कंसिडरेशन बोथ शुड बी लीगल। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव है एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन है, उन दोनों के चलते ये जो क्या कहलाएगा, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है हमारे सामने, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद वाई, और जो कि एक पब्लिशर है, बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट, एक्स की मृत्यु हो जाती है, वाई वांट्स टू एनफोर्स एक्स सन हु इज ऑल्सो अ राइटर। अब उसके बेटे को मजबूर करता है, नहीं जी नहीं, आपको अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, उन्होंने जो वादा किया था वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो बताइए, अगर वो भी राइटर है, एक्स का बेटा भी तो राइटर है, तो वाई अब उसे मजबूर कर रहा है, नहीं जी नहीं, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो बताइए क्या इज इट वैलिड? माय डियर फ्रेंड्स, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्शंस ऑफ वाई। वाई जो पब्लिशर है वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं, आपको किताब लिखनी पड़ेगी, हम कहेंगे दिस इज नॉट अ वैलिड एक्शन। क्यों भैया वैलिड एक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, और जब भी पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है और वहां पर पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू खत्म हो गई। जब किया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड था, लेकिन अब उसकी वैलिडिटी सीज हो गई, वैलिडिटी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो पर्सनल नेचर का एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो ही अब नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी स्थिति में पर्सनल नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जो लायबिलिटी है वो किसकी तरफ डिवॉल्व नहीं होती, वो आने वाली जनरेशन,
जो हमारे लीगल एयर होते हैं उनकी तरफ डिवॉल्व नहीं होती है, पर्सनल नेचर की थी। लेकिन अगर ये इम्पर्सनल नेचर का काम होता, जैसे कि घर बेचना, कार बेचना, कोई चीज बेचना, तो ऐसी स्थिति में इम्पर्सनल नेचर का होता तो उसके बेटे को ये काम करना पड़ता, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर्सनल नेचर का काम है तो वो उसकी इच्छा है कि वो इसे लिखे ना लिखे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं दोस्तों राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले सेशंस में और भी इसका डिस्कशन होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और आने वाली क्लासेस में केस स्टडीज होने वाली हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो